पैसा है, भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है। ये जब क्षमता है तब सरकार इसको कर पा रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगजन, इन सभी को स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं और पहले की तुलना में कई ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है और इस पैसे का उपयोग करते हुए हम लोग आज प्रदेश वासियों को लगातार उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार की, चाहे वह विकास के कार्य हों, चाहे वह लोक कल्याणकारी कार्य हों, चाहे वह प्रदेश सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में किया गया प्रयास हो। पहले प्रदेश में जब दंगे होते थे, अराजकता थी, तो एयर कनेक्टिविटी जोड़ के करेंगे क्या? हवाई जहाज से आएगा कौन? कोई नहीं आता था। आज तो 2 एयरपोर्ट से हम 9 एयरपोर्ट को तो क्रियाशील कर चुके हैं। 10 नए एयरपोर्ट पे हमारे कार्य चल रहे हैं। जो एयरपोर्ट 9 चल रहे हैं, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में बना रहे हैं। आखिर यह काम लंबे समय तक प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पाए? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे। ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे। ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए, उनकी पीड़ा, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा, वह भी तो प्रदेश का हिस्सा है। क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी? मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था, प्रयागराज का एक नौजवान और एक बेटी, दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका की गुंडागर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है, इनके द्वारा किए जाने वाले अमर्यादित आचरण को देख चुकी है।
हमें सावधान होकर के केवल एक लक्ष्य होकर के कार्य करना है, और वो लक्ष्य है जिस विभाग में हम नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उस विभाग को सर्वोत्तम विभाग के रूप में स्थापित करना। आप अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तो आपके द्वारा किया जाने वाले प्रयास उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएगा, और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना, तो विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में आपकी भी भूमिका होगी। आपका भी नागरिक कर्तव्य के रूप में आप भी अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। और कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित नहीं चाहता होगा? अगर कोई भारत को विकसित होने के लिए होने में उसको कोई गुरेज है, कोई संकोच है, तो उसको फिर भारतीय होने का अधिकारी भी वह नहीं है। अगर किसी को अपने देश के विकसित होने में भी खुशी की अनुभूति न होती हो तो। और इसलिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना है, और इसके लिए जिस शुचितापूर्ण, ईमानदारीपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा जा रहा है, इसी निष्पक्ष तरीके से आप भी अपने जीवन काल में कार्य करेंगे, क्योंकि आपको 30 से 35 वर्ष तक शासन के अलग अलग विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और उन 30 से 35 वर्षों का जो आपके जीवन का कार्यकाल होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी निष्ठा के साथ, कितनी त्वरित गति के साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया है। और जब आप 30-35 वर्ष के बाद अपनी सेवा में निवृत्त होंगे, तब तक हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा। विकसित भारत जिसमें भारत की हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, सीमाएं सुदृढ़ और भी सुदृढ़ होंगी, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। उस विकसित भारत की संकल्पना के लिए समर्पित भाव के साथ हम सबको कार्य करना है। मैं एक बार फिर से आपके सभी जो 1334 हमारे अभ्यर्थी आज यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, आप उनके सभी अभिभावकों का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके सपने साकार हो रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया के माध्यम से, पारदर्शी नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया है, ये वितरण किया जा रहा है। सभी सफल अभ्यर्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप विभाग में सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।